Hi, hello everyone, good evening everyone, welcome to all of you, this is पूजा। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के मॉडल्स पेपर को सॉल्व करेंगे। हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे 2022 एंड 2021 के जो है सॉल्व कर लिए हैं। ओके आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं 2022 के एंड 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, जो कि डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी से हमने कलेक्ट किया था। एंड आज इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ यही सभी क्वेश्चंस आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। एंड इसके साथ साथ आप नोटबुक एंड पेन रखेंगे और आप क्वेश्चन का आंसर अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में आप एनालाइज करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, इससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज among eukaryotes replication of DNA take place in G2 phase, M phase, S phase और G1 phase। तो G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में आल प्रोटीन्स का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि आल प्रोटीन्स सिंथेसिस होती हैं। तो G2 फेज है, इसमें सभी की सभी प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन, आरएनए, जितने भी आरएनए से जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा वो सभी प्रोसेस G2 फेज में होती हैं। क्लियर? एंड एम फेज में क्या होता है? एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज, यहाँ पर एक्चुअल में सेल डिवाइड करती है। एंड एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रियोल हमारे पास सेल ऑर्गेनली है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। G1 फेज में सभी सेल ऑर्गेनलीज का डुप्लीकेशन होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं उनका डुप्लीकेशन G1 फेज में होता है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल एंड प्लास्टिड। जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड है इसका रेप्लिकेशन G2 फेज में होता है एंड सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन S फेज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज एस फेज। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होगा, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज। सेलुलोज क्या है? ये पॉलीसैकेराइड्स है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर सेलुलोज को हम आयोडीन के साथ ट्रीट करें तो क्या होता है? इट ब्रेक्स डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विथ इट। इट इज डाइसैकेराइड, इट इज हेलिकल मॉलिक्यूल्स, इट डज नॉट contain complex हेलिकेज एंड hence कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। जब हम सेलुलोज को आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं तो सेलुलोज ब्लू कलर नहीं देता है, क्योंकि इट डज नॉट contain कॉम्प्लेक्स हेलिकेज स्ट्रक्चर्स, इसके पास हेलिकेज स्ट्रक्चर्स नहीं होती है, इसलिए ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर पाता है, जिससे कि ब्लू कलर नहीं आता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैच करना है। हीरोइन ड्रग्स है, स्टिमुलेंट है, ये क्या करती है? स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस। मैरिजुआना इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कोकेन इंटरफेयर विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, मॉर्फिन पेन किलर्स। तो यहाँ पर सभी के सभी ऑलरेडी मैच्ड हैं, सभी ऑप्शंस यहाँ पर राइट हैं। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी मैच्ड है, आपको इसे अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
which of the following are not under the control of थायराइड हार्मोन। यहाँ पर आपको कुछ थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन थायराइड हार्मोन का नहीं है, आपसे नॉट पूछा है। ठीक है। मेंटेन्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन थायराइड हार्मोन का नहीं है। तो जो नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल है, ये थायराइड हार्मोन नहीं कंट्रोल करता है, इसी पीनियल ग्लैंड से के जो पीनियल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। एंड इसके साथ जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है थायराइड हार्मोन। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ वॉर बॉडी इन एक्स फीमेल। कोई भी फीमेल है जिसके पास 4 टाइम्स एक्स है। ठीक है, क्या है, 4 टाइम एक्स है। यहाँ आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ वॉर बॉडी कितनी है। तो आपको पता होगा फार्मूला, नंबर ऑफ वॉर बॉडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वॉर बॉडी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वॉर बॉडी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। जितने भी आपके पास एक्स क्रोमोसोम है -1 कर देंगे तो जो भी हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ वॉर बॉडी होगा। ठीक है। अगर बात करें कि वॉर बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी, तो बार एंड बर्टाम ने जो है कैट की नर्व सेल्स में वॉर बॉडी की डिस्कवरी की थी। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। बार एंड बर्टाम ने कैट की नर्व सेल्स में वॉर बॉडी की डिस्कवरी किया था, और हम वॉर बॉडी के नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वॉर बॉडी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। अगर हमारे पास एक्स क्रोमोसोम 4 है, अगर हमारे पास एक्स क्रोमोसोम 4 है, -1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो यहाँ पर वॉर बॉडीज कितनी है, 3, क्योंकि फीमेल में जो ये एक्स क्रोमोसोम होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक फादर का एक्स क्रोमोसोम है एंड एक मदर का एक्स क्रोमोसोम है ना। किसी भी डॉटर में जो 2 एक्स क्रोमोसोम आए हैं वो एक फादर से आया है और एक मदर से आया है। अगर एक्स वाई है तो एक क्रोमोसोम जो एक्स है ये मदर से आया है और जो वाई क्रोमोसोम है ये फादर से आया है ना। तो जो मदर में जो एक्स जो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम है, इसमें से एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है। अगर आपने डोजेस कंपनसेशन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम के फंक्शन को या उसके जीन को इनएक्टिव कर दिया जाता है ना। अब फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक ये फादर वाला एक्स क्रोमोसोम है और एक मदर वाला क्रोमोसोम है। तो इसमें से कौन सा एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम जो है मोस्ट डिफेक्टिव है। अगर मदर वाले एक्स क्रोमोसोम में जो जीन है उनमें कोई डिफॉल्ट है, डिफेक्टिव है, तो मदर वाले एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर फादर वाला में कोई डिफेक्ट है, उसमें कोई म्यूटेशन है, तो फिर फादर वाले एक्स क्रोमोसोम को डिफेक्ट कर दिया जाएगा। दोनों रैंडमली हो सकते हैं, बट फीमेल के पास जो भी 2 क्रोमोसोम हैं उनमें से एक क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम वॉर बॉडी निकालते हैं, इससे आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनिक बैलेंस थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला वाज प्रपोज्ड बाई। जो ड्रोसोफिला है इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो जेनिक बैलेंस थ्योरी एक्सप्लेन करती है ना। ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन को जेनिक बैलेंस थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ड्रोसोफिला स्टेराइल है, फर्टाइल है, मेल है, फीमेल है या जो है इंटरमीडिएट है। तो इसके लिए इसकी जो जेनिक बैलेंस थ्योरी है वो किसने दिया था, प्रोफेसर आर.पी. राय, ह्यूगो डेवरिस, सी.बी. ब्रिजेस या फिर मैकलंग ने।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीबी ब्रिजेस। जो सीबी ब्रिजेस थे उन्होंने जेनिक बैलेंस थ्योरी दिया था। तो कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसके सेक्स के जो ड्रोसोफिला का सेक्स उसे कैसे डिटर्मिनेट करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला दिया था जेनिक बैलेंस थ्योरी के अंतर्गत। सेक्स बराबर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। जितने हमारे पास एक्स क्रोमोसोम होंगे उन्हें हम ऑटोसोम से डिवाइड कर देंगे, इससे हमें सेक्स का पता चल जाएगा वो मेल है या फीमेल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। मार्क द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू मोनोसोमी। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा सिंड्रोम मोनोसोमी को शो करता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। अगर बात करें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम हमारे ट्राइसोमिक है ना। क्या है, ट्राइसोमिक। अगर हमें मोनोसोमी निकालना है तो T2n-1 होना चाहिए, यानी कि अगर वुमेन सेल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम, 46 - 1 यानी कि कितने में 45। 45 में 44 हमारे पास क्या है, ऑटोसोम्स हैं। 44 ऑटोसोम्स एंड हमारे पास लिंक्ड क्रोमोसोम एक बचेगा एंड ओ। तो 44XO किस सिंड्रोम को शो करता है, ये किसका कैरियोटाइप है, दिस इज अ टर्नर सिंड्रोम, है ना। 44XO टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप है। तो यहाँ पर मोनोसोमी कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ये मोस्टली हमें मेल में देखने को मिलता है, मेल में गाइनोमेस्टिया देखने को मिलता है। जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जो मेल है वो बार बॉडी पॉजिटिव होता है। ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2XXY होता है। ठीक है, 44 2XXY जो इसका कैरियोटाइप होता है। तो जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जो मेल है, ठीक है, ये बार बॉडी पॉजिटिव होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। If the sequence of the genes in the chromosome is A, B, C, D, E, F, the change with result in new sequence A, B, C, F, E, D will be called as। सपोज करिए आपके पास एक क्रोमोसोम है या फिर आपके पास एक DNA जिसकी जीन, ये आपके पास क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, A, B, C, A, B, C, D, E, F, इस तरीके से कुछ आपके पास जीन का सीक्वेंस है। ठीक है, एंड इसके बाद क्या हुआ, इसके जीन में चेंजेस हुए और हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिला। इसके जीन का पैटर्न क्या देखने को मिला, A, V, C। उसके बाद ये क्या हो गया, इन्वर्ज हो गया, यानी कि ये 180 डिग्री क्या हो गया, रोटेट हो गया। तब हमें क्या देखने को मिला, F, E, D। ठीक है, फिर हमें ये जीन का सीक्वेंस मिला। जो F था ये ऊपर चला गया, ठीक, फिर E और फिर D। तो ये 180 डिग्री क्या हुआ, ये 180 डिग्री ये रोटेट कर गया। तो ऐसे जो हमको ये चेंजेस इसमें देखने को मिले, इससे हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन या फिर डिलीशन। तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इन्वर्जन। क्लियर। डुप्लीकेशन में क्या होता है, जीन हमारे पास डबल हो जाती है। जो ए है ये क्रोमोसोम में क्या होगी, ये अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगी, यानी कि हमें ए 2 बार देखने को मिलेगा। जो ए जीन है 2 बार डुप्लीकेट कर लेता है अपने आप को। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जीन का कोई भी सेगमेंट ब्रेक डाउन होकर उसी की दूसरी आर्म से जाकर अटैच हो सकता है, या किसी अपने अदर होमोलोगस क्रोम से या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से जाकर अटैच कर सकता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। डिलीशन में क्या होता है कि जीन का कोई भी सेगमेंट या पार्ट ब्रेक डाउन हो जाता है एंड वो
डिग्रेड हो जाता है, ठीक। तो हम इसे क्या कहते हैं, डिलीशन। ये सभी के सभी क्या करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी चेंजेस क्या करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following traits show transmission from carrier female to male progeny? Which of the following trait show transmission from carrier female to male progeny? आपको बताना है कि वो कौन सा ट्रेट है जिसमें कैरियर फीमेल से, जो कैरियर फीमेल है उससे वो ट्रेट मेल में जाएगा, यानी कि जो हमारे पास मेल प्रोजेनी होगी, जो मेल चाइल्ड होगा उसमें ट्रांसमिट होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड रिसेसिव, या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। मदर क्या है, कैरियर है। जो फीमेल है हमारे पास वो क्या है, कैरियर है। अगर फीमेल कैरियर है, प्लीज लिसन टू केयरफुली, अगर फीमेल कैरियर है तो जो ट्रेड होगा वो ऑलवेज मेल प्रोजेनी में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, वो मेल प्रोजेनी में जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। सपोज करिए ये हमारे पास फीमेल कैरियर है, यहाँ पर एक जीन है जो कि डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास मेल है, ठीक है, जो हमारे पास ये फादर है ये नॉर्मल है, ठीक, ये क्या है, नॉर्मल है। तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो जब ये एक्स इस वाई से आएगा तो क्या होगा, मेल में डिजीज को कॉज करेगा, है ना। ये क्या करेगा, मेल में डिजीज को कॉज करेगा। तो ऑलवेज कैसा होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कलर ब्लाइंड डॉटर इज बॉर्न व्हेन। कलर ब्लाइंड डॉटर कब होगी, अगर फादर इज कलर ब्लाइंड, मदर इज नॉर्मल, मदर इज कैरियर, फादर इज नॉर्मल, मदर इज कैरियर, फादर इज कलर ब्लाइंड, नन ऑफ दिस। आप अपने आप से आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो डॉटर है वो कैसी होनी चाहिए, कलर ब्लाइंड, है ना। तो जब मदर हमारी कैरियर होगी और फादर हमारे क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, है ना। जब हमारे फादर कलर ब्लाइंड होंगे और मदर हमारी कैरियर होगी, तब हमें जो एक्स और एक्स ये वाला जो हमें गैमेट्स मिलेगा, ये वाली प्रोजेनी मिलेगी, तो ये डॉटर कैसी होगी, ये डॉटर कलर ब्लाइंड होगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मदर इज कैरियर, फादर इज कलर ब्लाइंड। ओके, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी जेनेटिक्स के क्वेश्चंस हैं एंड बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अच्छा, कलर ब्लाइंड क्यों होता है, कलर ब्लाइंड में क्या होता है, जो हमारे पास कोन सेल्स होती हैं, है ना, जो रेटिना की हमारी कोन सेल्स होती हैं, इनमें डिफेक्ट हो जाता है, जिससे कि कलर ब्लाइंड हो जाता है। कोन सेल्स के पास 3 टाइप्स की जो है 3 टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, 3 टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, जो कि ग्रीन, ब्लू एंड येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो कि ग्रीन, रेड एंड ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्लीज़ माय मिस्टेक, प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। जो कोन सेल्स होती हैं इनके पास 3 टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, 3 टाइप्स की जो है पिगमेंटेड प्रोटीन्स होती हैं, जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं एंड ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इसके साथ साथ ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो यही हमारे प्राइमरी कलर्स भी होते हैं ना, रेड, ग्रीन, ब्लू क्या है, प्राइमरी कलर्स हैं। तो अगर रेड कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि वो रेड कलर नहीं देख पा रहा है, रोडोप्सिन प्रोटीन में डिफेक्ट हुआ है, रोडोप्सिन प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया है या उसमें कोई डिफॉल्ट हो गई है, जिससे पेशेंट रेड कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, रेड कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या होगी, रेड कलर ब्लाइंड, जिसे हम डाल्टोनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डाल्टोनिज्म। आपको इसे भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे डाल्टोनिज्म पूछ लिया तो कन्फ्यूज नहीं होना है। क्लियर। तो ये डिजीज भी कैसी होती है, इनहेरिटेबल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बाल्डनेस इज इन मैन इज आ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल्डनेस जो है
यानी कि जो गंजापन होता है ना, ये भी तो इनहेरिटेबल डिजीज है, यानी कि एक नेक्स्ट प्रोजेनी में एक्सप्रेस होती है ना। तो जो बाल्डनेस है ये मेल एंड फीमेल दोनों में देखने को मिलती है। इसके लिए कौन सा कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑटोसोमल कैरेक्टर, सेक्स लिंक कैरेक्टर, सेक्स इन्फ्लुएंट, या फिर वन एंड थर्ड बोथ। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सेक्स इन्फ्लुएंट कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सेक्स इन्फ्लुएंट कैरेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो बॉल्डनेस का जीन है वो मेल एंड फीमेल दोनों ही में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा डोमिनेंट केस में एक्सप्रेस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज मेमरी ग्लैंड इन फीमेल, मोस्टेकस एंड बियर्ड इन ह्यूमन मेल्स आर। ठीक है, जो मेमरी ग्लैंड, जो फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाती हैं किसमें? जो है ह्यूमन में। ठीक है, मोस्टेकस एंड बियर्ड इन ह्यूमन, ह्यूमन में ये बियर्ड जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो जो फीमेल है उनमें भी क्या है? मस्टकस एंड बियर्ड देखने को मिलती है। इसके लिए कौन सा कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है? सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, सेक्स डिफरेंशिएटिंग ट्रेट्स, या फिर सेक्स डिटरमाइनिंग ट्रेट्स। तो इसके लिए जो कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, क्योंकि यहाँ पर जो हार्मोनल इनबैलेंस होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन्स आर ऑलवेज। अगर एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, अगर एक्स क्रोमोसोम में है, ठीक है, तो ये ऑलवेज कहाँ एक्सप्रेस होगी? ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन फीमेल, लीथल, सब लीथल, या फिर एक्सप्रेस्ड इन मेल्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्रेस्ड इन मेल्स। अगर जीन रिसेसिव है एंड एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तो वो मोस्टली जो है ऑल मेल्स में एक्सप्रेस होगी, ऑल मेल प्रोजेनी में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू शो लिंकेज इन प्लांट्स वाज डन। प्लांट में सबसे फर्स्ट टाइम लिंकेज को किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था? ठीक है, एंड इसके साथ साथ किस प्लांट में किया था? पाइसम सटाइवम, लेथायरस ओडेटेरस, जियामेस, या फिर ओइनोथेरा लैमार्कियाना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेथायरस ओडोरेटस, यानी कि स्वीट पी में। ठीक है, स्वीट पी में। और किया किसने था स्वीट पी में? पुन्नेट एंड वेटसन ने। ठीक है, पुन्नेट एंड वेटसन ने इसे लेथायरस ओडेटेरस में लिंकेज की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर द न्यूक्लियोइड ऑफ द बैक्टीरिया? ये क्वेश्चन हम लोग डिटेल क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हम इंडोसिम्बायोंट थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना। आप बताएंगे कि बैक्टीरिया में लिंकेज ग्रुप कितना प्रेजेंट होता है? 1, 2, 3 और 4। तो जो बैक्टीरिया में न्यूक्लियाइड है, यानी कि बैक्टीरिया में जो डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है ना। जो डीएनए कंटेंट है वो क्या है? विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है। तो वहाँ पर हमें क्रोमोसोम इस तरीके से क्रोमोसोम फॉर्म में पैक्ड नहीं दिखाई देता है, तो हम वहाँ पर उसे क्रोमोसोम नहीं कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो जब क्रोमोसोम है ही नहीं तो यहाँ पर क्या होगा? लिंकेज ग्रुप 1 होगा, है ना। लिंकेज ग्रुप क्या होगा? 1 होगा। हाँ, लिंकेज ग्रुप को कैसे निकाल सकते हैं? लिंकेज ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्रोमोसोम है नहीं, हमारा केवल और केवल न्यूक्लियाइड प्रेजेंट है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जो उसी को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो यहाँ पर लिंकेज ग्रुप 1 है। क्लियर? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप कितना होता है। इसके साथ साथ बताएंगे कि जो
वुमेन में क्रोमोसोम है उनका नंबर ऑफ सेट कितना होता है, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर ऑफ सेट कितना होता है ये बताएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन रेटिना। रेटिना की सेल्स को क्या कहते हैं, पुरकुंजे सेल्स, स्वान सेल्स, न्यूरोगलियल सेल्स या फिर एमेक्राइन सेल। प्लीज़ यहाँ में स्पेलिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक, न्यूरोगलियल सेल्स। तो जो पुरकुंजे सेल्स हैं और पुरकुंजे फाइबर्स हैं ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ स्वान सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूरोगलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, आई होप ये सारी आपको पता होंगी, है ना। स्वान सेल्स हमारी नर्व सेल्स में प्रेजेंट है, न्यूरोगलियल सेल्स नर्वस टिश्यू का पार्ट है ना, नर्व सेल्स, जो न्यूरोगलियल सेल्स प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन में। एंड जो रेटिना है, जो इस रेटिना जो है इसकी सेल्स को क्या कहते हैं, रेटिना को क्या कहते हैं, एमेक्राइन सेल, ठीक है, क्या कहते हैं, एमेक्राइन सेल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट्स रिस्ट्रिक्टेड दिस एक्शन। लिगामेंट्स कब रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कार्टिलेज जंक्शन, हाइपर रिफ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है, एंड हाइपर फ्लेक्शन, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर एक्सटेंशन एंड हाइपर फ्लेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दिस आयन इज एसेंशियल। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी के सभी एलिमेंट्स को आयन फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में कभी भी एलिमेंट्स विदाउट आयन्स नहीं प्रेजेंट होते, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स वो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो जो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए आयन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कैल्शियम आयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन ऑफ फोर लिम्ब्स, इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स, इन्फ्लामेशन ऑफ लिगामेंट्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जो बोन्स के बीच में, जिस तरीके से जो बोन्स के बीच में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर रेडनेस एंड स्वेलिंग हो जाती है, तो इनके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसी को हम अर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। और अर्थराइटिस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अर्थराइटिस के जितने भी कॉमन टाइप्स हैं, जितने भी टाइप्स की अर्थराइटिस है उसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ मेडिकल एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो अर्थराइटिस को आपको थोड़ा सा डिटेल में भी अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is not cloning vector, which of the following is not a cloning vector, probe, BAC, YAC, PBR 322। इनमें से किसे हम वेक्टर की तरह यूज नहीं करते हैं, तो देखिए, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर एंड PBR32, ये हमारे तीनों ही क्या हैं, क्लोनिंग वेक्टर हैं। बट जो प्रोब हैं ये क्या है, ये वेक्टर नहीं है, ये RNA या फिर DNA के स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम ये मोस्टली RNA के होते हैं प्राइमर की तरह, ठीक है, इन्हें हम प्रोब कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हमारे आज की क्लास के टोटल 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस राइट किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी थे।